हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका इको अड्डा में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वो ये कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कैसे स्टेबल करता है, उसके क्या क्या अप्रोच है। हमने ए एस इज इक्वल टू ए डी अप्रोच को देखा था। फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को देखा था। आज की क्लास में हम समझेंगे कि जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इक्विलिब्रियम जो स्टेबल होता है, इक्विलिब्रियम स्टेबल करने के लिए दो अप्रोच हमने देखा था। एक तो देखा था ए एस इज इक्वल टू ए डी अप्रोच, और दूसरा हमने देखा था सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये हमने देखा था। बट आज का जो कंडीशन है वो, अगर इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में जाता है तो डिसइक्विलिब्रियम में दो सिचुएशन होगा। सिचुएशन फर्स्ट क्या है? सिचुएशन फर्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन एग्रीगेट सप्लाई is greater than aggregate demand। एंड सेकेंड सिचुएशन ये है, सेकेंड सिचुएशन ये है व्हाट हैपन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ये तो पहले वाले अप्रोच के लिए है। फिर सेकेंड अप्रोच के लिए जो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, एस इक्वल टू आई अप्रोच है, इसके लिए कंडीशन अलग है। ये है कि अगर सेविंग ग्रेटर देन, अगर सेविंग ग्रेटर देन, अगर सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो गया तो क्या होगा इकोनॉमी में, और अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग हो गया तो क्या होगा इकोनॉमी। तो ये दो कंडीशन इसके भी हैं। तो हम एक एक करके समझेंगे। ये चार कंडीशन है टोटल हमारे पास, एक एक करके हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहला सिचुएशन हम लोग समझते हैं। सबसे पहला सिचुएशन दोस्त ये है कि व्हेन एडी इज मोर देन एएस। व्हेन एडी इज मोर देन एएस। ये सबसे फर्स्ट सिचुएशन है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझो कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम होता है वो दो कंडीशन में होता है। कोई भी इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम हो रहा है तो वो दो कंडीशन में होगा। ये कौन कौन से? तो एक होगा आपका फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में, एक होगा फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, एक होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में। दो सिचुएशन में। जरूरी नहीं है कोई भी इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में ही रहे, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। अब यहां पर देखिए, व्हेन एडी इज मोर देन एएस, जब एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि कंज्यूमर एंड कंज्यूमर एंड फर्म दोनों साथ मिलकर के क्या कर रहा है, मोर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहा है। ठीक है, डिमांड मोर
गुड्स। ठीक है। अब देखिए ऐसे में जो फर्म है उसको क्या करना चाहिए, जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है उसको क्या करना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर कंज्यूमर और फर्म दोनों मिलकर के गुड्स की डिमांड ज्यादा कर रहा है ना। मतलब कि जो फर्म जितना विलिंग टू प्रोड्यूस, मतलब फर्म के जो विलिंग टू प्रोड्यूस है उससे ज्यादा कंज्यूमर और फर्म डिमांड कर रहा है गुड्स की। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो प्लान इन्वेंट्री है वो फॉल कर जाएगा। ऐसे में प्लान इन्वेंट्री क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो अगर प्लान इन्वेंट्री अगर फॉल कर गया तो उसको डिजायर लेवल पर लाने के लिए फर्म क्या करेगा, वापिस से प्रोडक्शन करेगा। और तब तक प्रोडक्शन करता रहेगा जब तक कि वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल ना आ जाए। अब जरा इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में समझते हैं। जैसे सपोज कि जो प्लान एग्रीगेट डिमांड था, जो प्लान एग्रीगेट डिमांड था वो सपोज कि 100 था, 100 करोड़ का। और जो प्लान एग्रीगेट सप्लाई, ये भी कितना, 100 करोड़। बट जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, ये हो गया आपका 150 करोड़। यानी 50 करोड़ से क्या हो गया, डिमांड एक्सेस हो गया सप्लाई से। ऐसे में अब जो डिजायर स्टॉक है, जो प्रोड्यूसर का डिजायर स्टॉक है या इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है, ये क्या हो जाएगा, ये फॉल कर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे में प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर ऐसे में क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और प्रोडक्शन को तब तक इंक्रीज करता रहेगा जब तक कि वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल में एग्रीगेट सप्लाई ना लेकर के आ जाए। तब तक वो क्या करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करता रहेगा। तो आई होप कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई का सिचुएशन आपको समझ में आया होगा। दूसरा हम केस देखेंगे। दूसरा केस अगर हम देखें तो यहां पर क्या कह रहा है, दूसरा केस ये है, व्हाट हैपन व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। अब यहां पर देखो, यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, यहां पर कहना चाह रहा है कि फर्म्स एंड कंज्यूमर्स साथ साथ क्या कर रहा है, जो प्लान एग्रीगेट सप्लाई है उससे लेस एग्रीगेट डिमांड कर रहा है। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का की जो डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम कर रहा है। ऐसे में क्या होगा, जो अनवांटेड स्टॉक है, यानी यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड हो रहा है। ऐसे में होगा क्या कि अनवांटेड स्टॉक क्रिएट होगा, अनवांटेड स्टॉक क्रिएट होगा। अनवांटेड स्टॉक को कम करने के लिए जो फिर फर्दर प्रोडक्शन होगा उसमें प्रोडक्शन को क्या किया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब प्रोडक्शन तब तक रिड्यूस करते, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों तब तक रिड्यूस करता रहेगा प्रोड्यूसर सेक्टर जब तक कि एग्रीगेट सप्लाई वापस एग्रीगेट डिमांड के इक्वल ना आ जाए।
ठीक है, क्योंकि उसे अनवांटेड स्टॉक क्या करना है, क्लियर करना है। सपोज इसको न्यूमेरिकली समझते हैं, जैसे कि जो प्लान एग्रीगेट सप्लाई है वो 100 करोड़, और प्लान एग्रीगेट डिमांड ये भी 100 करोड़ ये था। बट अचानक से एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, 80 करोड़। तो 20 करोड़ से क्या हो गया, जो एक्चुअल है ये 80 करोड़ हो गया। तो 20 करोड़ से जो अनवांटेड स्टॉक है वो क्रिएट हो गया। अनवांटेड स्टॉक को रिड्यूस करने के लिए जो फर्दर प्रोडक्शन करेगा प्रोड्यूसर, वो प्रोडक्शन क्या करेगा, प्रोडक्शन को कट करेगा, और तब तक कट करता रहेगा जब तक कि वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल में ना, तब तक वो कट करता रहेगा, 20 को तब तक रिड्यूस करता रहेगा, तब तक रिड्यूस करता रहेगा जब तक वो 20 इक्वल ना हो जाए, है ना। इससे होगा क्या, तो इससे आउटपुट में कमी आएगी। आउटपुट अगर नेक्स्ट फर्दर अगर हमने आउटपुट में कमी लाया तो एम्प्लॉयमेंट में क्या आएगा, रिडक्शन आएगा, है ना। तो ये सिचुएशन है। सिमिलर जो दूसरा अप्रोच है, ये तो एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच क्या था, दूसरा अप्रोच है हमारा सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये इक्विलिब्रियम था। लेकिन इसके डिसइक्विलिब्रियम में क्या होगा कि व्हाट हैपन इफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, पहला केस। और व्हाट हैपन इफ सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, ये दूसरा केस। तो यहां पर भी दो केस है। अब आप देखो इन्वेस्टमेंट यहां पर इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, एग्रीगेट डिमांड का। और सेविंग किसका पार्ट है, एग्रीगेट सप्लाई का। अब देखो इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो कौन इंक्रीज हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई था, वही केस आपको यहां सेट कर देना है जो इससे पहले मैंने बताया। और जहां पर अब देखो यहां पर सेविंग इंक्रीज कर रहा है, तो सेविंग किसका पार्ट है, एग्रीगेट सप्लाई का। और इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, एग्रीगेट डिमांड का। अब यहाँ पर देखो कौन इंक्रीज कर रहा है, सेविंग, इट मीन्स कि एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सिचुएशन सेट कर देना है, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। ये दोनों सिचुएशन आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे इक्विलिब्रियम लेवल पे। देखिए इक्विलिब्रियम लेवल। अब देखिए ये जो इक्विलिब्रियम है ये तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कब स्टेबल होता है। लेकिन ये अलग अलग तीन सिचुएशन में इक्विलिब्रियम जो है वो तीन अलग अलग सिचुएशन में हम देखेंगे। तीन अलग अलग सिचुएशन कौन सा, तो तीन अलग अलग सिचुएशन में हम देखेंगे। पहला फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। दूसरा देखेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। और तीसरा देखेंगे ओवर एम्प्लॉयमेंट या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये तीन सिचुएशन में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम स्टेबल करेगा। अब सबसे पहले हम देख लेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सबसे पहला हम देखेंगे
फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये सबसे फर्स्ट है। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो प्लान एग्रीगेट सप्लाई है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है, वो प्लान एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज अ सिचुएशन व्हेन aggregate demand is equal to aggregate supply at full employment level। ठीक है, तो जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगा एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां पर यानी फुल एम्प्लॉयमेंट अगर इक्विलिब्रियम हुआ है, यहां पर जो इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो नहीं बचेगा। ठीक है, मतलब एक भी पर्सन इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। वॉलेंटरली जो अनएम्प्लॉयड है वो तो रहेगा, इनवॉलेंटरली जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो नहीं दिखाई देगा, वो सब एम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें ग्राफिकली, तो सिंपल हम एक ग्राफ लेते हैं और इस पे हम देखेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब स्टेबल करेगा, तो ये हमारा 45 डिग्री लाइन रहा, जिसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे, और ये रहा हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब देखिए, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई रहा और ये रहा एग्रीगेट डिमांड। ये कौन सा एग्रीगेट डिमांड है, ये C+I एग्रीगेट डिमांड है। ये वाई एक्सिस आपका हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस। इस पर किसको रखेंगे, इस पर रखेंगे इनकम को, और इस पर रखेंगे किसको, एएस एंड एडी को, इसको रखेंगे। अब देखिए इस पॉइंट पे क्या कर रहा है ये, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्टेबल कर रहा है, यानी ये जो पॉइंट है यही है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इसी पॉइंट को कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। तो पहला सिचुएशन आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का सिचुएशन था, ये ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम आ जाते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी सिचुएशन नंबर सेकेंड, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आइए समझते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को। ये है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यहां पर जो एग्रीगेट सप्लाई है, यहां पर
जो एग्रीगेट सप्लाई है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, एग्रीगेट डिमांड जो है वो उससे कम हो जाएगा। तो मतलब जैसे सपोज कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड ये दोनों प्लान इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो तो जो प्लान था वही है, बट एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। जैसे कि इस ग्राफ पर हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, ये है आपका 45 डिग्री लाइन, ये 45 डिग्री लाइन है। और ये आपका जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो रहा। ये आपका प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, क्लियर। ये प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट सप्लाई है, और ये रहा आपका प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड यानी C+I। बट यहां पर होता क्या है कि ये तो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई है, लेकिन अचानक से यहाँ पर एग्रीगेट एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होने लगता है, और वो आ जाता है आपका ये इस पॉइंट पे। ये एग्रीगेट डिमांड आपका C+I+डेल I, यानी इन्वेस्टमेंट में चेंजेस की वजह से ये क्या हो गया, कम हो गया। अब आप देखो कि दो दो जगह एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट किया गया है। एक तो यहां पर ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता, बट यहाँ पर जो एक्चुअल डिमांड है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां से अगर हम एक लाइन खींचे तो ये लाइन, ये इनकम जो है, ये कौन सा इनकम है, ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्लियर। और ये है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो हो नहीं रहा है, वो क्या हो रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब कि इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब इकोनॉमी हम क्या कहेंगे, इकोनॉमी की कैपेसिटी ये है, यानी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की कैपेसिटी ये है। बट इकोनॉमी ने प्रोड्यूस, इकोनॉमी ने एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कितना रखा, ये रखा। मतलब ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये गैप जो आप देख रहे हैं, इतने से इकोनॉमी ने अपने रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज किया। ठीक है, यानी इकोनॉमी ने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं किया। ठीक है, रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं किया, दैट्स व्हाई अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में इक्विलिब्रियम स्टेबल। ठीक है, अब एक और लास्ट सिचुएशन हम देखेंगे। ये तो अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन था। अब एक है आपका फुल ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। एक और कौन सा है, जो लास्ट है ये है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, थर्ड। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। अब ये हम देखेंगे कि ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या होता है। तो यहां पर जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा वो बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, बियॉन्ड द फुल
एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये होगा। ठीक है, बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहां पर क्या होगा, इसे हम कहेंगे ओवर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो ओवर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में ये फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा हो गया। आप जरा इसको समझिए, ओवर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को जरा समझिए। सपोज इसको ग्राफिकली थोड़ा समझते हैं। सपोज ये रहा हमारा 45 डिग्री, और ये हमारा प्लान एग्रीगेट डिमांड। तो ये हमारा, सॉरी, अब देखिए, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड। ये कौन सा एग्रीगेट डिमांड है, ये है सी प्लस आई। कौन सा, सी प्लस आई। बट हमने देखा कि जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जो इक्विलिब्रियम स्टेबल कर रहा है वो यहां कर रहा है। ये कौन सा एग्रीगेट डिमांड है, ये है सी प्लस आई प्लस डेल आई। यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेबल, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ये है। ये कौन सा सिचुएशन है, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। ये तो बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कर लिया इसने, है ना। तो यहां तो कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर रखा है। तो सारे रिसोर्सेज जब हमने यूटिलाइज कर रखा है, देन हम उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो होता है, ये एक तरह से इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन लाता है। ये इन्फ्लेशन का रीजन बनता है, क्योंकि हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन देखें, तो क्या आउटपुट में कुछ हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी आउटपुट में नो चेंज। क्या हम एम्प्लॉयमेंट में चेंज कर सकते हैं, जब आउटपुट में ही चेंज नहीं हुआ तो एम्प्लॉयमेंट में नो चेंज। क्या जनरल प्राइस लेवल में कोई चेंजेस आ सकता है, यस। ये क्या करेगा, जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में इंक्रीज कर जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है आपका ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही, 3 सिचुएशन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेगमेंट में इतना ही। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।